गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट में हम लोगों ने शायद इतना किया कि मैकियावेली का लक्ष्य वक्ष कुछ लिखा है? तो प्रिंस की जो उसकी पुस्तक है उसमें उसने स्टेट क्राफ्ट का एक मैनुअल के समान है ये किया होगा। अच्छा, और उसमें उसका ऐसे यथार्थवादी दृष्टिकोण टाइप, मतलब जैसे वो प्रिंस में पहली चीज कहता है कि यदि आप राजनीति में जा रहे हैं तो उस क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। तो उसका ऐसे पहला स्टेटमेंट है इंग्लिश में कि वन हु ट्राइज टू लुक गुडनेस एवरीवेयर is bound to feel disappointed because in politics you will not find goodness। ऐसा कुछ की लिखा है हम लोगों ने। लास्ट लाइन बता दो तो हम पिकअप। हाँ मेरे राजनीति के संदर्भ में, चूंकि प्रिंस राजनीति का इच्छुक है, जैसे ही देखने का प्रयास करें। यही ठीक है। तो अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो अभी हमारा फोकस है प्रिंस, और प्रिंस में जो इन्होंने स्टेट क्राफ्ट के विचार दिए हैं उनको समझना, उनकी व्याख्या कर पाना, उनका आलोचनात्मक विश्लेषण कर पाना। तो प्रिंस में सबसे पहले, और ये सब पढ़ करके पॉलिटिकल साइंस के कुछ जो टेक्निकल वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना, जैसे यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या होता है, इन चीजों को समझना। तो सबसे पहला जो उनका एडवाइस है, अब उसमें पहला दूसरा याद करने की जरूरत नहीं, वो क्या एडवाइस है कि प्रिंस जो है वो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जा रहा है तो सबसे पहले उस क्षेत्र की जानकारी कर ले जिस क्षेत्र में जा रहा है। तो पॉलिटिक्स के बारे में वो कह रहे हैं जानकारी करो, लेकिन जानकारी कैसी जानकारी करो? वैसी जानकारी नहीं जैसा कि प्लेटो ने कहा कि अपने विचार रखो और एक आदर्श राज्य की संकल्पना करो। ठीक है, तो कैसी जानकारी करो? जैसी की चीजें हैं, जैसे कि तस, जस की तस आप रुकिए, लुक एट द थिंग्स एज दे आर rather than as they want, as prince want them to be। इतना शायद लिखा होगा आपने, ठीक है ना? तो अगर देखा जाए तो इसी को हम लोग थोड़ा आगे लेते हैं जिससे कनेक्शन बन जाए। फिर से भले लिख लो एक दो लाइन, तो कनेक्शन बन जाए। हाँ बेटा, अच्छा, भू राजनीति क्या होती है ये समझाना था। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट समझ लो, भू राजनीति किसे कहते हैं? तो अगर हम व्यवहारिक शब्दों में समझें तो, या व्यवहार में शब्द का प्रयोग क्या चीज इंगित करने के लिए किया जाता है, ठीक है? तो व्यवहार में भू राजनीति को आप फॉरेन पॉलिसी के रूप में यूज कर सकते हैं। ये इसका एक प्रैक्टिकल मीनिंग है। तो नॉर्मली लोग फॉरेन पॉलिसी यूज करेंगे, लेकिन थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे लोग शब्द यूज करेंगे जियो पॉलिटिक्स।
ठीक है, तो एक तो जैसे कभी किताब आई शिव शंकर मेनन की, उनकी किताब का नाम है एशियन जियोपॉलिटिक्स। तो मतलब उसमें भारत, अमेरिका, चीन, इनकी विदेश नीति की बात है। तो ये तो एक साधारण व्यवहारिक अर्थ आप लीजिए फॉरेन पॉलिसी। अब ये है कि ये जो फॉरेन पॉलिसी है या विदेश नीति है, ये विदेश नीति को किस प्रकार की प्रक्रिया के रूप में देखती है, कि विदेश नीतियां कैसी होती हैं, कैसे विदेश नीतियां चलती हैं, उनके प्रेरक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो ये फॉरेन पॉलिसी को लेकर के ओल्डेस्ट अप्रोच मानी जाती है, कि पहले विदेश नीतियां इस तरीके की हुआ करती थी, आज फिर विदेश नीतियां इस तरीके की है। तो एक समय आया जब विदेश नीतियों के लिए जियो पॉलिटिक्स की जगह जियो इकोनॉमिक्स शब्द का उपयोग होने लग गया। ठीक है, और ये शब्द लिंक हो गया ग्लोबलाइजेशन के युग से। ठीक है, तो अब एक तरीके से अगर कहा जाए कि जियो पॉलिटिक्स, तो तुमको ऐसे समझना चाहिए, अगर हम कहें कि जो रूस की फॉरेन पॉलिसी है वो जियो पॉलिटिक्स पर आधारित है, और जापान की फॉरेन पॉलिसी जियो इकोनॉमिक्स पर आधारित है। ठीक है, तो जहां पर सैन्य शक्ति, ऐसी विदेश नीतियां जहां पर सैन्य शक्ति का प्रयोग, उस पर बल देना, भूमि में अधिग्रहण करना, इस तरीके की जो चीजें होती है वो जियो पॉलिटिक्स बेस्ड फॉरेन पॉलिसीज हैं। और जियो इकोनॉमिक्स बेस्ड फॉरेन पॉलिसीज हैं जहां एमएनसीज के माध्यम से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से मार्केट को कैप्चर करके आप अपना राष्ट्रहित पूरा कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन में ज्यादा हो गया। सबसे आसान है जियो पॉलिटिक्स को समझना, जैसे हिटलर की जो फॉरेन पॉलिसी है वो जियो पॉलिटिक्स पर आधारित थी। ओके, तो अब अगर हम इसको सैद्धांतिक ढंग से समझें कि जियो पॉलिटिक्स एक तरीके से साम्राज्यवादी विदेश नीतियों के लिए उपयोग किया जाता है, तो आज हम एशियन जियोपॉलिटिक्स शब्द का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये इंगित करना चाहते हैं कि चीन की जो विदेश नीति है वो साम्राज्यवादी है। ठीक है, तो अब जियोपॉलिटिक्स एक सैद्धांतिक आधार पर, उसके पीछे एजम्पशंस क्या माना जाता है, जिसके आधार पर आप कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को भी समझ सकते हैं। तो इसके पीछे ये एज्यूम किया जाता है कि जो राज्य है वो एक जैविक या एक ऑर्गेनिज्म, मतलब जस्टिफाई किस चीज पे किया जाता है, तो राज्य एक ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म हमेशा ग्रो करता है। तो ये ऑर्गेनिज्म एक्सपैंड करेगा, यही मंडल वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जब वो एक्सपैंड करेगा और दूसरा राज्य भी ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक्सपैंड करेगा, तो जब ये दोनों एक्सपैंड करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में आते हैं। तो एक्सपेंशन किया क्यों जाता है? एक्सपेंशन किया जाता है जिससे कि हमारे पास, हम नेचुरल रिसोर्सेज इत्यादि हमारे पास आए। ठीक है, क्योंकि हम स्टेट क्या है, स्टेट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक पावर है। ठीक है, तो पावर के लिए पावर बढ़ानी पड़ती है। पावर बढ़ाने के स्रोत क्या है? हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं या इकोनॉमिक पावर है। ठीक है, तो इसीलिए कौटिल्य की जो विदेश नीति है, कौटिल्य ने कहा है अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य कहता है कि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थ, क्योंकि अर्थ से ही बाकी चीजें मिलेंगी। तो अर्थ का स्रोत क्या है?
भूमि। तो अर्थशास्त्र यानी कि हम भूमि का को जीतने का या अधिग्रहण करना, यही राजा का सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। तो राजा को क्या कहता है? विजिगीषु। ठीक है, तो मतलब अगर हर देश की जो विदेश नीतियां हैं वो एक्सपेंशनिस्ट होती हैं। फिर ऐसे जब ग्लोबलाइजेशन आया तो कहा गया कि एक्सपेंशन का एक सस्ता तरीका वो है कि आप मार्केट को एक्सपैंड करें, फिजिकल बाउंड्रीज को एक्सपैंड ना करें। तो वो फिर हो गया जियो इकोनॉमिक्स। अब इन चीजों को बाद में समझोगे, जब फॉरेन पॉलिसी में समझेंगे। एक स्कॉलर है मीर शाइमर। तो मीर शाइमर पहले जियो पॉलिटिक्स पर आधारित अपनी विदेश नीति देते हैं और इनको ऑफेंसिव रियलिज्म में रखा जाता है। तो वो रियलिज्म में जियो पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट को लेकर के आते हैं। तो अभी के स्तर पर आपको बस ये समझना है, विस्तारवादी विदेश नीति को जियो पॉलिटिक्स कहा जाएगा, जिसमें सैन्य बल पर प्रधानता है। ठीक है, बस इतना आपको समझना है। और जियो इकोनॉमिक्स भी विस्तारवादी है, लेकिन हम वहां पर मार्केट का अधिग्रहण कर रहे हैं। तो अगर हम आपको बताएं, ये कहें कि भारत का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? जियो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, ना कि जियो पॉलिटिक्स। सागर माला, ये जो सागर वाली जो पॉलिसी है जियो इकोनॉमिक्स है, जिसमें हम अपने मार्केट या उसका तो वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, लेकिन हम उस लैंड का नहीं, लेकिन चीन की साउथ चाइना सी में जो नीति है जियो पॉलिटिक्स, ये बस आपको समझना है। ठीक है, समझ गए? तो अब तुम लोग लिख चुके हो, लेकिन फ्लो में करने के लिए फिर से जरा वही लिखते हैं जिससे वो पकड़ में आ जाए आपको। ठीक है, तो अब लिखिए क्या लिखना है। उसकी जो एडवाइसेस हैं, तो एडवाइसेस में पिछला वाला मेरे को याद नहीं, इसलिए अभी आगे से लिखो फिर से। ठीक है, आगे लिखो, ऐसे फिर फ्लो नहीं बनेगा ना आइडियाज का। तो सबसे पहले ऐसा लिखो, प्रथम एडवाइस। आगे से आधा वाला करेंगे ही नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट एडवाइस लिखते हैं। तो फर्स्ट एडवाइस में वो ज्ञान दे रहा है राजनीतिक क्षेत्र के बारे में, राजनीतिक जीवन की विशिष्टता। लिखो इसमें, राजनीतिक जीवन की विशिष्टता। अब जब वो राजनीतिक जीवन के बारे में हमें बता रहा है, तो वो क्या पद्धति एडॉप्ट कर रहा है और क्या दृष्टिकोण एडॉप्ट करके हमको ये चीज बता रहा है। ठीक है, इतना तो आपने लिखा ही है कि प्रिंस को अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो सबसे पहले उस क्षेत्र को समझ ले और देखे कि भाई मेरे लिए ये है भी या नहीं है। तो वो राजनीतिक क्षेत्र के बारे में अगर बता रहा है तो किस तरीके से बता रहा है, उसने पद्धति कौन सी ली, और उस पद्धति के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र के बारे में वो क्या कह रहा है, उसका क्या दृष्टिकोण हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें लिखते हैं, राजनीतिक क्षेत्र को समझने के लिए मैकियावेली, अब बताइए मैकियावेली की अध्ययन पद्धतियां कैसी थी? एक आनुभाविक थी और दूसरी ऐतिहासिक थी। तो आनुभाविक से देखता है और ऐतिहासिक से क्या करता है, उसको अफर्म करता है। ठीक है, कि भाई इतिहास में भी ऐसा हुआ जैसे हमने समझा, तो इसका मतलब सही। ठीक है, क्या लिखा है? ने निम्न पद्धतियों का उपयोग किया है।
पहला आनुभाविक, इसमें डैश करके लिखो, देखो विभिन्न राजनीतिक पदों पर रहने के कारण उसने राजनीति को निकट से देखा और जस का तस समझने का प्रयास किया। अब जितने कैपिटलिस्ट वाले हैं ना, सब आनुभाविक में चलते चले जाएंगे, चाहे फिर लॉक आएगा, फिर बेंथम आएगा, ठीक है, तो ये सब आनुभाविक, इसी से बाद में जाके उपयोगितावाद बन जाएगा, ठीक है। तो उसने आनुभाविक पद्धति, और हमेशा जब भी आंसर लिखें तो कोशिश करें कि तुलनात्मक दें, जिससे कि आप बता पाएं कि उस चीज को आप अच्छे से समझते हैं। तो अगर इसकी आनुभाविक पद्धति है तो हम तुलना कर सकते हैं प्लेटो की पद्धति से। तो प्लेटो की पद्धति क्या है? दार्शनिक है, जो एज इट इज छोड़ करके विचारों की दुनिया में चला जाता है, ठीक है। तो इसी में लिखते हैं, देखो जबकि प्लेटो ने राजनीति को समझने के लिए दार्शनिक पद्धति अर्थात विचारों की दुनिया का सहारा लिया। अब सेकंड पद्धति लिखो, मैकियावेली आनुभाविक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करके सत्यापित, सत्यापन या वेरिफिकेशन करता है, सत्यापित करने का प्रयास करता है। जबकि प्लेटो द्वंद्वात्मक पद्धति अर्थात तर्क के माध्यम से समझता है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ, इन पद्धतियों के आधार पर मैकियावेली प्रिंस को निम्न सुझाव देता है या हिदायतें देता है। पॉइंट नंबर 1, राइट, राजनीतिक जीवन को उसी रूप में देखा जाए
जिस रूप में वह अस्तित्व में है, और कल्पना का सहारा ना लिया जाए, ना ही उसके आदर्श रूप में समझने का प्रयास किया जाए। सेकेंड पॉइंट लिखो। तो हिदायत क्या है? यदि प्रिंस बजाय इसके कि राजनीति कैसी है, कॉमा, इस बात पर बल देता है कि उसके अनुसार राजनीतिक जीवन कैसा होना चाहिए, तो वह न केवल अपने राज्य को हानि पहुंचाएगा, वह स्वयं का भी नाश करेगा। ठीक है। अब राजनीतिक जीवन जैसा है वैसा समझे तो वो कैसा है, इसके बारे में वो कहता है कि इट इज नॉट अ प्रोफेशन ऑफ गुडनेस। यहाँ पर आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, तो इसलिए प्रिंस को भी समझना होगा कि उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, कैसे वो उसको डील करेगा। ठीक है। तो थर्ड लिखो। मैकियावेली के अनुसार, बाहर से किसी को भेज, मैकियावेली के अनुसार राजनीति को एसी थोड़ा ठीक करो, गर्मी लगी। राजनीति को अच्छाई का, प्रोफेशन को क्या बोलेंगे, व्यवसाय तो व्यापार हो गया, अच्छाई का पेशा नहीं माना जा सकता। 22 कर दो, ये लोग परेशान रहते हैं ना। इंग्लिश में हो गया प्रोफेशन ऑफ गुडनेस नहीं, अच्छाई का पेशा नहीं माना जा सकता। इंग्लिश में भी लिख लो प्रोफेशन ऑफ गुडनेस नहीं माना जा सकता। अतः यहां पर प्रिंस को भले लोग नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। राजनीतिक क्षेत्र की विशेषताओं को समझने के पश्चात प्रिंस को वही गुण विकसित करने होंगे
जो इस क्षेत्र विशेष के लिए उचित होंगे। तो अगर यहाँ अच्छे लोग नहीं मिल रहे तो प्रिंस को क्या सीखना होगा? हाउ नॉट टू बी गुड बट हाउ टू बी बैड। ठीक है, तो राजनीति में जाने के लिए सबसे पहला अध्याय यही है कि आज से बुरा बनने की कोशिश करें। ठीक है, जितना ज्यादा आप दुष्ट व्यक्ति होंगे उतना ज्यादा आप राजनीति में सफल होंगे। तो अब लिखो, अतः प्रिंस को यह नहीं जानना है कि वह अच्छा कैसे बने, वरन दुष्ट कैसे बने। दुष्ट, दुष्ट बनने की कक्षा। ठीक है, हाउ नॉट टू बी गुड, कैसे बने। ठीक है, ये उसको समझना है। और लिखो फिर ऐसा क्यों, क्यों बने। क्योंकि राजनीति ना तो धर्म है ना नैतिकता है, एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसके अपने नियम हैं। ठीक है, तो अब इन चीजों की हम करेंगे एनालिसिस। ठीक है, इस विचार की। तो अब इसका लिखिए विश्लेषण। पॉइंट नंबर 1, राजनीति के बारे में उपरोक्त विवरण राजनीतिक यथार्थवाद को दर्शाता है। अंडरलाइन कर दो, राजनीतिक यथार्थवाद। देखो, मैकियावेली को इसका जनक माना जाता है। यह दृष्टिकोण राजनीति को सत्ता के संघर्ष या इंग्लिश में तो पावर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, शक्ति का दृष्टिकोण है। सत्ता का संघर्ष अर्थात राजनीति का शक्ति दृष्टिकोण कहते हैं। सेकंड पॉइंट, अपनी आनुभाविक पद्धति का प्रयोग करके मैकियावेली ने राजनीति शास्त्र में एक नए युग की शुरुआत की।
अंडरलाइन करो, राजनीति शास्त्र का नया युग। क्या है ये नया युग? तो जो अब तक था उसमें राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र या धर्म शास्त्र इसके अंतर्गत एक शाखा के रूप में देखा जाता था, लेकिन पहली बार एक स्वायत्त विषय के रूप में इसका आरंभ हुआ। और स्वायत्त विषय के रूप में ये माना गया कि राजनीति शास्त्र के केंद्र में राज्य का अध्ययन है, तो एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में ये इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, एक नए युग की शुरुआत की। तो इसमें देखो, इससे पूर्व राजनीति शास्त्र या तो नीति शास्त्र या फिर धर्मशास्त्र के आनुषांगिक एंसिलरी, ठीक है, आनुषांगिक विषय के रूप में पढ़ा जाता था। ठीक है, तो अब ये एक स्वायत्त विषय के रूप में आया, ये प्रश्न भी आया है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, एंसिलरी मतलब सब्सिडियरी सब्जेक्ट, नीति शास्त्र के अंतर्गत पढ़ाया जाता था, एक अलग से नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, इसी में एक लिखते हैं, साथ ही राजनीति शास्त्र के विषय को इंगित किया गया कि इसमें यह पढ़ाया जाएगा। और राजनीति शास्त्र का विषय अंडरलाइन करो, क्या है? राज्य का, राज्य बनाम राज्य ऑब्लिक शक्ति के अध्ययन के रूप में। तो राजनीति शास्त्र वह विषय है जिसमें हम राज्य का अध्ययन करते हैं या फिर हम शक्ति का अध्ययन करते हैं। राज्य का अध्ययन करना राजनीति शास्त्र में संस्थात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है, और जब हम शक्ति का अध्ययन करते हैं तो उसे व्यवहारात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। ठीक है, तो जहां राज्य लिखा है ब्रैकेट में लिखो संस्थात्मक दृष्टिकोण, और अब एक ऐसे ही बॉक्स बना के, मतलब बस इस क्वेश्चन का मान लीजिए आंसर, कई लोग इसका ही नहीं आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन लिखो, देखो राजनीति शास्त्र की परिभाषा दीजिए। कम से कम शब्दों में क्या परिभाषा आप दे सकते हैं? कम से कम जुड़ी गतिविधियां नहीं, राज्य का अध्ययन और शक्ति का अध्ययन। ठीक है, तो लिखो, देखो राजनीति शास्त्र एक स्वायत्त विषय है और यदि संस्थात्मक दृष्टिकोण लिया जाए तो यह राज्य का अध्ययन है, और यदि व्यवहारात्मक दृष्टिकोण तो शक्ति का अध्ययन।
बस इतना बताना है। कौन अध्ययन राजनीति शास्त्र को विस्तृत कर देगा, राज्य का या शक्ति का? शक्ति का। कैसे करेगा विस्तृत? प्रैक्टिकल नहीं पूछ रहे हैं, ज्यादा क्षेत्र विस्तार कौन कर देगा? कैसे? साम्राज्यवादी नीति नहीं, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, आप स्टेट पढ़े या पावर के रूप में पढ़े, पावर का अध्ययन, समाज में शक्ति का अध्ययन और राज्य का अध्ययन। तो विस्तृत कौन सा है? शक्ति। यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन क्या चीज आप क्यों कह रहे हैं ये क्यों नहीं पता है, क्यों इसको विस्तृत कह रहे हैं आप? हाँ, राज्य की सीमा है, ठीक है, राज्य की सीमा कहां तक है? और शक्ति की सीमा कैसे नहीं? जो शब्द हम बोले या सेंटेंस बोले, हमें उसका मतलब जरूर पता होना चाहिए, मतलब के बाद बोले, बोल के मतलब ना ढूंढे है। तो देखिए विस्तृत कैसे होगा, क्योंकि जब हम केवल राज्य का अध्ययन कर रहे हैं तो राज्य की संस्थाओं के रूप में हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम शक्ति का अध्ययन करने लगते हैं तो राज्य के अलावा भी जहां जहां शक्ति है, जहां जहां शक्ति का संबंध है, उन चीजों का हम अध्ययन करने लगते हैं। और राजनीति विज्ञान फिर परिवार के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, स्त्री और पुरुषों के मध्य संबंध, तो एक्सपैंड हो गया, स्टेट से एक्सपैंड होके फैमिली तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो औपचारिक तौर पर पहले क्या माना जाता था कि पर्सनल और पब्लिक, इन दोनों में डिफरेंस किया जाता था, और राजनीति को और राज्य को केवल पर्सनल स्फीयर पे रखा जाता था। लेकिन जब हमने डेफिनेशन को पावर के रूप में एक्सप्लेन करना चालू कर दिया, तो दो व्यक्तियों के मध्य जो संबंध है और उसमें किस तरीके से शक्ति का प्रयोग होता है, वो सब हमारे अध्ययन की विषय वस्तु बन गए। यानी कि पॉलिटिकल साइंस बाउंड्रीज में नहीं रहा, बाउंड्रीज को तोड़ करके समाज शास्त्र की कई चीजों में उसने अपने अंतर्गत कर ली, और इस तरीके से राजनीति शास्त्र एक विषय के रूप में उसका विस्तार करने का जो श्रेय है वो दो लोगों को जाता है। एक नारीवादी विचारकों को, जैसे केट मिलेट, इन लोगों ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स, डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, इन चीजों की बातें की। साथ ही जो उत्तर आधुनिकवादी विचारक हैं जैसे फूको, जिन्होंने कहा कि आपको राज्य को केवल राज्य के रूप में मत देखिए, समाज में, समाज की विभिन्न संस्थाओं में जो शक्ति चल रही है उसके रूप में इसको देखिए, ठीक है। तो अगर कोई पूछा जाए कि शक्ति का अध्ययन, शक्ति के रूप में अध्ययन करना से क्या फायदा है, तो इससे फायदा ये है कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किन किन चीजों को आप पढ़ेंगे उसका विस्तार हो जा रहा है। और आज परिवार या दो व्यक्तियों के मध्य जो पारस्परिक संबंध है वो भी हमारे अध्ययन की विषय वस्तु बनती, ठीक है। बाद में जब पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ोगे तो फूको बताएगा कि केवल स्टेट और पावर अलग अलग नहीं, क्योंकि हमें ना तो स्टेट का संस्थात्मक रूप देखना ही नहीं चाहिए, स्टेट का हमको पावर बेस्ड रूप देखना चाहिए। जहां जहां पावर है वहां वहां स्टेट है। आया समझ में? इसको लिखा दूं मैं, क्या लिखा है हमने? परिभाषा। तो इसमें अब हमको समझना है कि जो शक्ति का अध्ययन ये व्यवहारवाद से आया, उससे हमको क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो इसी को ऐसे लिख देते हैं।
लिखो, राजनीति शास्त्र में शक्ति का अध्ययन प्रमुखता व्यवहारवादी क्रांति का परिणाम है, जो प्रमुखता शिकागो स्कूल का योगदान माना जाता है। शिकागो स्कूल में कैटलिन वैटलिन इन लोगों ने, ठीक है। इस प्रकार राजनीति शास्त्र में समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण लाया गया, सार्वजनिक और वैयक्तिक क्षेत्र के मध्य आर्टिफिशियल बाउंड्री, आर्टिफिशियल को क्या कहते हैं, मध्य कृत्रिम दीवार समाप्त हुई। राज्य के बाहर जाकर समाज में शक्ति संबंध जैसे स्त्री पुरुष, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, आदि के मध्य यह संबंध कैसे कार्य करते हैं, यह भी पढ़ा जाने लगा। क्षेत्र के विस्तार में प्रमुख योगदान ए लिखो, नारीवादी विचारक, जैसे फर्स्ट मतलब नाम लिखो, केट मिलेट, और इनकी पुस्तक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। या फिर शूल स्मिथ फायरस्टोन, इनकी पुस्तक है डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स। डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स। तो नारीवादी विचारकों का रहा। सेकेंड पॉइंट लिखो, उत्तर आधुनिकतावादी विचारक, जैसे पहला लिखो फूको, मिशेल फूको,
जिन्होंने दर्शाया कि शक्ति का संचरण, इंग्लिश में सुन लो, पावर फ्लोज थ्रू आउट द सोसाइटी लाइक द ब्लड इन कैपिलरीज। ठीक है, यानी कि जगह जगह पर शक्ति उपयोग में आ रही है। तो ब्लड कैपिलरीज जो है वो सामाजिक संबंधों को दिखा रहे हैं, और पावर जो है ऐसे इस तरीके से चल रही, मतलब आपको बहुत ही जटिल रूप से शक्ति के संबंध कार्य कर रहे हैं। तो वो हम लोग उधर करेंगे, लेकिन ये चीज उन्होंने बताई। क्या लिखा है आपने? जिन्होंने दर्शाया कि शक्ति समाज में सामाजिक संबंधों जिसे कैपिलरीज, ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं, हाँ, नहीं धमनी तो आर्टरी वेन होता है, कोशिकाएं, आप पहले इंग्लिश में ही लिखो, मतलब वो सब ढूंढ लिया करो। जैसे कैपिलरीज, जिससे जैसे नेट डेंस, बहुत डेंस जो कोशिकाएं हैं उनको भी आप छोटा कर दें, मतलब शक्ति ऐसे बहुत जगह पे लग रही है। तो अभी के लिए लिखेंगे, बात तो हम लोग करेंगे। कैपिलरीज में वैसे ही प्रवाहित होती है जैसे कि रक्त। मतलब केवल स्त्री पुरुष नहीं, हर सामाजिक संबंध में शक्ति है, और हर सामाजिक संबंध जो समझना राजनीति शास्त्र का विषय बनता है। और दूसरे विचारक लिख सकते हैं डेरिडा, पोस्ट मॉडर्निज्म के दूसरे विचारक लिखो डेरिडा। तो डेरिडा ने कहा कि हम जैसे चीजों को समझते हैं वैसे नहीं, तो उनका क्या करो, विघटन कर दो, डिकंस्ट्रक्शन कर दो, तोड़ दो। आपने आज तक चीजों को समझा है, उसको तोड़ दो और फिर से उसको समझने की कोशिश करो कि जो शक्ति है वो केवल राज्य में नहीं, शक्ति सब जगह है। ठीक है, जैसे डेरिडा, जिन्होंने अपने विखंडन सिद्धांत से दर्शाया कि शक्ति को अब तक जैसे समझा गया है उसको विखंडित करके एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। तो समझ लो, जैसे आपको एक भवन है, भवन में शक्ति लग रही है, लेकिन इतनी सिंपलिस्टिक नहीं है शक्ति। आप भवन को तोड़ दीजिए तो कण 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 में आपको शक्ति दिखेगी। ये चीज है, वो खैर बाद में आप समझ जाएंगे। तो फिलहाल राजनीति शास्त्र की परिभाषा आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो इसको बॉक्स में बंद कर दो बीच में। तो अब हम लोगों ने ये सब चीजें, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है मैकियावेली का, इससे हमको राजनीति का यथार्थवादी दृष्टिकोण पता चलता है। राजनीति शास्त्र के एक स्वायत्त विषय के रूप में उसका आरंभ स्टार्ट होता है। और मैकियावेली को भी हम एक इस बात का क्रेडिट दे सकते हैं कि उन्होंने पॉलिटिक्स को स्टेट पर उसके साथ साथ पावर के रूप में समझाने की कोशिश की। तो ये हमारा, ये मतलब इनका अचीवमेंट है, इनका सिग्निफिकेंट थीम है।
अब दूसरी चीज क्या है कि अब तक जितने भी विचारक हैं वो, या जो पॉलिटिकल फिलॉसफी का आरंभ होता है वो वर्च्यू की थ्योरी से होता है। ठीक है, कि आपको वर्चुअस बनना है, उसके लिए आपको ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, लेकिन अब ये कह रहे हैं, और वर्च्यू को गुडनेस के रूप में डिफाइन किया गया सुकरात के द्वारा, प्लेटो के द्वारा। लेकिन ये कहेंगे कि जो पॉलिटिक्स है उसकी अलग वर्च्यू है। तो पॉलिटिक्स में जो नीति शास्त्र में गुड है वो यहाँ बैड है, वो मारा जाएगा इंसान। ठीक है, तो एक नए युग की शुरुआत वो करते हैं। इस पॉइंट को अब लिखेंगे कि इनका क्या मेन नवीनता है। ठीक है, थर्ड लिखते हैं, राज्य से स्वायत्त नहीं, मतलब राज्य से बाहर जाके भी आपको समझना पड़ेगा। और अभी वो उत्तर आधुनिकवादी दृष्टिकोण आपको समझना पड़ेगा, जिसमें समझो, जिसमें बताया जाएगा कि राज्य केवल राज्य ही राज्य नहीं है। ठीक है, राज्य बहुत जगह है, कई राज्य आपको दिखते ही नहीं है। पावर इज एवरीवेयर, फूको का कॉन्सेप्ट है। मतलब आपको एक राज्य दिखाया जाता है और असंख्य राज्य छुपा लिए जाते हैं। इसलिए फिलहाल अभी ये नहीं समझा, इसको बाद में नहीं करते कभी आंसर, इसलिए अब आगे बढ़ो। तो अभी सिंपल ढंग से इसको समझो। तो अब हम राजनीति को मतलब एक विस्तृत अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या तुम्हारे दिमाग में क्या प्रश्न घूम रहा है? राज्य से अलग नहीं, राज्य के अलावा भी, राज्य से बाहर जाके। लेकिन बाद में ये समझ में आएगा कि केवल जिसको आप राज्य समझ रहे हैं वो राज्य नहीं, जहां शक्ति का उपयोग हो रहा है सब राज्य है। ठीक है, तो घर में आपकी पत्नी के पास राज्य है, यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो वो अपने आप में हर जगह आप अपने घर के राजा हो सकते हैं। तो ऐसे राजा का अध्ययन करो, शक्ति का अध्ययन करो, तो वो चीज लेकिन तब समझ में आएगी जब फूको को समझोगे। फूको की जैसे कहता है राजा है, राजा राजा केवल राजा राजा नहीं, या राजा के पास शक्ति नहीं, तो उसको कैसे समझा जाए? तो कहता है कि राजा का गला काट दो। ठीक है, तो जब राजा का गला काट दोगे तो ब्लड फैलने लग जाएगा। तो ये बताता है, इसका मतलब है कि समाज में शक्ति इस तरह से विस्तृत है जैसे कि ब्लड आपकी कैपिलरीज में था। तो शक्ति 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 सब जगह है। ठीक है, आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। केवल राजा के पास शक्ति है, ये शक्ति की बहुत सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। तो समाज में शक्ति कहाँ है, तो ये समझने के लिए राजा का वो कहता है गर्दन काट दो, गर्दन काट के उसका खून जो है सब फैलता चला जाएगा। यानी शक्ति का पिटारा अगर खोलोगे ना तो शक्ति पूरा फैल जाएगी। तो इसलिए आप शक्ति का अध्ययन कर ही नहीं पाएंगे। ये है पोस्ट मॉडर्निज्म, वो बाद में आएगा। फिलहाल अभी आगे चलते हैं मैकियावेली तक। तो अब हम ये समझते हैं कि अब थर्ड पॉइंट लिखो, एनालिसिस में लिखो, यदि हाँ शक्ति है किसी व्यक्ति से अपने अनुसार कार्य करवाने की क्षमता, चाहे वो खुशी से करे या ना खुशी से करे, वो शक्ति है। शक्ति एक संबंध है, शक्ति में दो लोग मिनिमम चाहिए। ठीक है, हाँ, लेकिन केवल आपके ऊपर, जैसे आप एक व्यक्ति हैं तो आपके ऊपर केवल ऐसे मान लीजिए मोदी जी की शक्ति नहीं है, आपके ऊपर बहुत जगह से शक्ति आ रही है और आप बहुत लोगों पे शक्ति खुद उपयोग कर रहे हैं। ऐसे है
तो वो एक इसका फूको का स्टेटमेंट है, पावर इज एवरीवेयर। तो इस बात को समझाने के लिए शक्ति, जब आप एक राजा में देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं राजा ही शक्तिशाली है, तो असली शक्ति समझने के लिए वो कहता है राजा का गला काट दो, तो ये जो खून जहां तक बहता चला जाए, वो हर पॉइंट पे शक्ति है। यानी कि समाज के हर संबंध में शक्ति है। अब इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाओ, नेक्स्ट आते हैं, वो एक अलग टॉपिक। तो अब नेक्स्ट क्या लिखा है हमने, थर्ड का फर्स्ट लाइन क्या था, यदि हम राजनीतिक दर्शन का आरंभ देखें तो प्लेटो आदि विचारकों ने राजनीतिक जीवन में वर्च्यू अर्थात धर्म या गुडनेस ही लिखे इंग्लिश में पहले, गुडनेस अच्छाई पर बल दिया है। चारित्रिक निर्माण की बात की है, कैरेक्टर बिल्डिंग, अच्छे कैरेक्टर को आप लाएं, ज्ञान पढ़ें, फिलॉसफी पढ़ें, ठीक है। परंतु मैकियावेली ने वर्च्यू का कुछ अलग ही वर्णन किया है। धर्मी नहीं अधर्मी बनना है, ठीक है। तो वर्च्यू का अलग ढंग से बात बताई है, ये भी इस्टेब्लिश करता है कि उसने पॉलिटिकल साइंस को एक स्वायत्त विषय के बारे में इस्टेब्लिश किया, ठीक है, एक अलग ढंग से उसने बताया। तो अब इसमें लिखो मैकियावेली इटालियन भाषा या इतालवी भाषा के शब्द वर्ट्यू, इंग्लिश में वर्च्यू होता है, उसका मीनिंग अलग है, वर्ट्यू का प्रयोग करता है। देखो वह मानता है कि वैयक्तिक क्षेत्र में जो अच्छाई है वह राजनीतिक क्षेत्र में बुराई साबित हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से स्वायत्त विषय के रूप में स्टैब्लिश करता है। तो ये तो हमने इससे ये चीजें सीखी। अब इसकी आलोचना देखते हैं। अब लिखो आलोचनात्मक विश्लेषण या आलोचना लिखिए। मैकियावेली के प्रमुख आलोचक के रूप में सेबाइन हमारे सामने आते हैं, जो
मैकियावेली के दृष्टिकोण को देश और काल की दृष्टि से संकीर्ण मानते हैं। ये किया था हमने, नैरोली डेटेड, नैरोली, तो हर जगह यही क्रिटिसिज्म लगा, संकीर्ण मानते हैं। इसको एक लाइन में लिखते हैं, लिखो, उनका मानना है कि यदि मैकियावेली किसी अन्य देश में होते तो राजनीतिक जीवन के संदर्भ में इतने निराशावादी, पेसिमिस्टिक व्यू, इतने निराशावादी दृष्टिकोण को ना देते। ठीक है, फिर आप वो जस्टिफाई कर दो, ऐसा नहीं है, कौटिल्य ने भी ऐसा कहा है, तो ये सामान्य उसमें हम आंसर लिखते हैं। तो अब नेक्स्ट इस सेंटेंस से आपको यथार्थवाद समझ में आया। ठीक है, अब हम सेकंड लिखते हैं, उसके सेकंड व्यूज। अब सेकंड व्यू क्या है? मानव स्वभाव से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मानव स्वभाव से संबंधित मैकियावेली के विचार। लाइन खींच दो, पहला वाला खत्म। अब कौन से विचार हम करेंगे? मानव स्वभाव से संबंधित। इसमें क्या प्रश्न आपको प्रिपेयर करना चाहिए? लिखिए, लिखो, मैकियावेली सार्वभौमिक अहमवाद, इगोइज्म का प्रणेता, प्रणेता है यहां से, scholar of or a person who has started universal egoism। तो यूनिवर्सल इगोइज्म समझना है। इगोइज्म मतलब अहमवाद। अहमवाद का मतलब हुआ जब आप अपने स्वार्थ को अधिक प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल तो उसने बताया है कि सभी मनुष्य जो हैं वो अहमवादी हैं। तो अहमवाद पूंजीवाद के आधारभूत सिद्धांत में आता है कि हम अपना लाभ हानि समझते हैं, हम दूसरे का लाभ हानि नहीं समझते, और इससे ही आगे जा कर के उपयोगितावादी दृष्टिकोण डेवलप होता है, जो आप हॉब्स में इसको देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सार्वभौमिक अहमवाद, अहमवाद अंडरलाइन करो, पहले उसको समझो। लिखो, पूंजीवाद का केंद्रीय विचार जो दर्शाता है कि मनुष्य की मूल प्रकृति स्वार्थी है, स्वार्थी है, अर्थात
मनुष्य केवल अपने लाभ हानि को ही समझने की क्षमता रखता है। यह सिद्धांत आगे जाकर उपयोगितावाद का आधार बनता है। उपयोगितावाद को पूंजीवाद से जोड़ा जाता है, ठीक है, और व्यक्तिवाद से जोड़ा जाता है। तो ये अहमवाद का सिद्धांत देता है। अब है, हमने क्या बताया, सार्वभौमिक, अंडरलाइन करो, सार्वभौमिक। तो राजनीति शास्त्र में एक विवाद होता है, यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म, सार्वभौमवाद तथा पर्टिकुलरिज्म या विशेष वाला जो भी है। तो जब मॉडर्न टाइम्स या जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो सार्वभौमिक सिद्धांतों की बातें करते हैं, और उत्तर आधुनिकवाद जो है वो सार्वभौमिकता से हटते हैं, ठीक है, प्लूरलिज्म डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो ये भी जो है, प्लेटो ने भी नीति शास्त्र के सार्वभौमिक सिद्धांतों को ढूंढने की कोशिश की। मैकियावेली ने राजनीति के सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज की। तो बाद में जो उत्तर आधुनिकवादी हैं ये सारे सार्वभौमिक वालों को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे है सार्वभौमिक, सार्वभौमिक समझो तो ऐसे लिखो, राइट, देखो, सार्वभौमिक अहमवाद यह बताता है कि सभी मनुष्य अहमवादी होते हैं। ठीक है, मतलब अपने हितों को हम प्रधानता देते हैं, अहमवादी होते हैं। तो ऐसे लिखो कि राजनीतिक दर्शन में शास्त्रीय चिंतन एवं आधुनिक चिंतन की प्रकृति सार्वभौमिक है, जबकि उत्तर आधुनिकवादी सार्वभौमिकता को नकारते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर दो, सार्वभौमिक। अब अगर हम पोस्ट, आप लोग ऐसे पोस्ट मॉडर्निज्म से बता रहे से समझ में आ रहा है क्या, कि कंफ्यूज हो रहे हो है? चल रहा है ना? तो जब हम वो पढ़ेंगे तो जो उत्तर आधुनिकवादी हैं तो उसमें जो सिद्धांत जिन्हें सार्वभौमिक सिद्धांत कहते हैं उसको इंग्लिश में कहा जाता है मेटा नैरेटिव्स। ठीक है, आप एक सभी मेटा नैरेटिव क्या होता है? मेटा नैरेटिव होता है कि एक कहानी में सबको जोड़ दो। नैरेटिव, आज आज के समय सिद्धांत शब्द नहीं यूज किया जाता है, नैरेटिव शब्द यूज किया जाता है। नैरेटिव मतलब कहानी,
कि हर इंसान ने अपनी एक कहानी दी। कहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी सिद्धांत का सत्यापन नहीं हो सकता है। तो जब तक कोई सिद्धांत सत्यापित नहीं हुआ तब तक उसे कहानी, मतलब मन गढ़ंत चीज समझ कह सकते हैं आप। तो अगर एक कहानी में सबको जोड़ दो तो उसको कहते हैं मेटा नैरेटिव। तो एक कहानी, आपने एक इंसान देखा स्वार्थी, 10 देखे, आपने दुनिया के हर इंसान के बारे में ये सिद्धांत बना दिया, तो ये क्या हो गया? मेटा नैरेटिव। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो मेटा नैरेटिव्स के खिलाफ जाता है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में एक और विचारक आते हैं, लियोटार्ड। तो अब लियोटार्ड कहते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है इस तरीके की सार्वभौमिक व्याख्याओं को नकारता है। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म कैसी व्याख्याएं देता है? वो है पर्टिकुलरिस्टिक, यूनिवर्सलिज्म। कभी कभी जैसे एग्जाम में आ सकता है कि यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म डिबेट लिखे, या केवल एक स्पेसिफिक उसको लेकर के कर सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स में यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म डिबेट लिखे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलरिज्म की बातें आई कहाँ से। तो पर्टिकुलरिज्म आएगा, फिर थियोरी ऑफ जस्टिस में जैसे रॉल्स आएगा, तो पर्टिकुलरिज्म मतलब समुदायवादी चिंतन आएगा। तो ऐसे लिंक करके समझना है। अब पर्टिकुलरिज्म की हिंदी बताओ। यूनिवर्सलिज्म बनाम पर्टिकुलरिज्म, विशेष विशेषीकर विशेषीकृत ऐसे कर लेते हैं अभी। ठीक है, क्या लिखा है आपने लास्ट लाइन? सार्वभौमिकता को नकारते हैं। इसमें लिखो लियोटार्ड, ये एक विचारक है, लियोटार्ड के शब्दों में उत्तर आधुनिकता का तात्पर्य है देवनागरी में ही लिख लो, वैसे तो महावृत्तांत कह सकते हैं, लेकिन ऐसे का तात्पर्य है मेटा नैरेटिव्स। मेटा नैरेटिव्स या महावृत्तांत के प्रति अविश्वास। अविश्वास के लिए शब्द इनक्रेडुलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। मेटा नैरेटिव्स के प्रति अविश्वास। अविश्वास, जहां अविश्वास लिखा है तो एक टर्म लिख लो, इनक्रेडुलिटी, डिसबिलीफ, अविश्वास। इन मतलब इसका कोई क्रेडिट नहीं है हमारी आंखों में, इनक्रेडुलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। अब लिखो, इस प्रकार राजनीति शास्त्र के अनेक विवादों में एक विवाद है सार्वभौमिकता बनाम विशेषीकृत चिंतन। यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म डिबेट। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक के जितने सिद्धांत आएंगे वो यूनिवर्सलिस्ट होंगे, और उसके बाद के जो आएंगे वो पर्टिकुलरिस्ट होंगे। और होता क्या है,
जो भी यूनिवर्सलिस्ट सिद्धांत होते हैं, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का आपको एक संदर्भ समझना पड़ेगा। संदर्भ ये है कि जब तक शीत युद्ध चल रहा था तो सभी राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ा जाता था जैसे आलोचनात्मक परीक्षण है, ठीक है, तो पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के रूप में पढ़ा जाता था। लेकिन अब जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप कहिए कि पश्चिमी जगत में सर्वाधिकारवादी प्रवृत्तियां आरंभ हुई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी राजनीतिक विचारक आएंगे, जैसे इजाया बर्लिन है, हाना अरेंट है, कार्ल पॉपर है, ये लोग सर्वाधिकारवाद को समझने की कोशिश करेंगे और कैसे सर्वाधिकारवाद को हटाया जाए, ठीक है। तो जो भी सर्वाधिकारवाद के अगेंस्ट होगा वो पर्टिकुलरिस्टिक होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सलिज्म को रिजेक्ट करना एक तरीके से सर्वाधिकारवाद के खिलाफ का एक डायमेंशन है। तो जब डिफरेंट फिलोसफर्स पढ़ोगे तो ऐसे लिंक तुमको समझ में आएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सलिज्म एक तरीके से सर्वाधिकारवादी प्रवृत्तियों को जन्म देता है। तो इस प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए पर्टिकुलरिज्म आया, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में सर्वाधिकारवादी प्रवृत्तियां अधिक रही या प्रजातांत्रिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम पर्टिकुलरिज्म में जाते हैं, हम मोनोथिज्म में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। इंडिया में पॉलीथिज्म रहा है, इंडिया में अलग अलग लोगों के अपने अपने भगवान हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो चिंतन है वो आरंभ से ही उत्तर आधुनिक चिंतन है और बुद्धा में उसका आरंभ दिखता है, ठीक है, या इवन हिंदुइज्म में आपको उसका आरंभ दिखता है, जिसमें हमने, अगर आप पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ें और हिंदुइज्म पढ़े या इंडियन वे ऑफ लाइफ पढ़े, तो पोस्ट मॉडर्निज्म किसी भी चीज को केंद्र नहीं मानता है कि कुछ केंद्र नहीं है दुनिया में। तो हिंदुइज्म में भी कोई केंद्रीय चर्च नहीं, कोई केंद्रीय पुस्तक नहीं, कोई एक भगवान नहीं, ठीक है। तो वही चीज जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म की फिलॉसफी है कि हम कोई एक राज्य नहीं, शक्ति सब जगह है। तो हम लोग कहते हैं ना भगवान कण कण में है, भगवान कण कण में, तो आम व्यक्ति को ये बातें समझाई जाती है, लेकिन भगवान का मतलब क्या, कौन है भगवान? दुर्गा। दुर्गा मतलब क्या? शक्ति। तो दुर्गा से चीजें मिलती यानी शक्ति से चीजें मिलती, और शक्ति कहाँ है? कण कण में है। कण कण में का मतलब क्या है? तुम सब वो रक्त बीज, ठीक है। तो तुम सब जगह से, तुम हर इंसान शक्ति प्राप्त कर सकता है, ये थीम है। अगर उसको आप इंडियन फिलॉसफी से समझ लें, शायद सिर के ऊपर जा रही चीजें, हाँ नहीं जा रही। तो ये डिबेट्स बाद में आएंगे, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो मैकियावेली में आरंभ होता है यूनिवर्सल इगोइज्म, सार्वभौमिक अहमवाद। और सार्वभौमिक अहमवाद क्या है, उसको मैकियावेली ने कैसे समझाया है, इसको हमको समझना है, ठीक है। तो अहमवाद आप समझ लीजिए, अहमवाद है पूंजीवाद का चिंतन। और मैकियावेली किस वर्ग का विचारक है? पूंजीवादी वर्ग का विचारक है। और वो ये बताएगा कि भाई एक पूंजीपति है जो अपना नफा नुकसान देख रहा है, वो तो ये उसको वैधता कैसे देगा? कहेगा कि हर इंसान ऐसा देखता है, मैं कोई अलग थोड़ी हूँ, तुम भी तो अपना नफा नुकसान देखते हो। तो इसलिए वो सार्वभौमिक अहमवाद का सिद्धांत देता है, ठीक है। तो और सार्वभौमिक अहमवाद में क्या बताया गया
कि सभी मनुष्य अपने हित को प्राथमिकता देते हैं। क्या ये सिद्धांत अक्षरशः सत्य है? बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देते। ठीक है, तो कई लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा नमूना। ठीक है, कोई एक जो नमूने के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसे लोग मिल सकते हैं, लेकिन उनको आजकल लोग क्या बोलते हैं? नमूना है। ठीक है, किसके? हॉब्स क्या मैकियावेली के अनुसार पूंजीवादी अपने नफा को वैधता देने के लिए इस सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि सभी मनुष्य स्वार्थी हैं। ठीक है, लेकिन ये तो थियोरी थियोरी थोड़ी है। ये क्या है? ये नैरेटिव है, ये कहानी है इनकी, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। ओके, तो अब हम ये समझेंगे कि मैकियावेली ने किस आधार पर सभी मनुष्यों को स्वार्थी स्थापित किया। ठीक है, तो मैकियावेली की पद्धति क्या थी? तो उसकी फिर दो पद्धति आ गई, एक आनुभाविक और ऐतिहासिक। ठीक है, उसने जो देखा तो लिखा, लेकिन हमने जो देखा कोई जरूरी थोड़ी होता है कि वही पूरा सत्य हो। आंखें धोखा भी तो खाती। और इतिहास, इतिहास की उसकी जो समझ है वो तो उसकी समझ है, कोई जरूरी थोड़ी है कि इतिहास वैसा ही हो। तो ये उसकी जो पूरा सिद्धांत है वो आप कह सकते हैं कि पूरा गलत भी नहीं, लेकिन पूरा सही भी नहीं, तो अर्ध सत्य है। ठीक है, तो आधा सच पूरे झूठ से नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे लिखते हैं कि मैकियावेली ने सार्वभौमिक अहमवाद के सिद्धांत को ए लिखो, आनुभाविक पद्धति, बी लिखो, ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर समझाया है। जो दिखता है उसको इतिहास पर स्टैब्लिश करता है। मैंने बताया था क्या इतिहास को लेके उसका दृष्टिकोण साइक्लिकल है। ठीक है, तो ऐतिहासिक पद्धति, तो इसमें एक नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, लिखो मैकियावेली इतिहास का चक्रीय सिद्धांत लेता है। तो ये और यूनिवर्सल हो जाता है हर युग में, हर जगह। चक्रीय सिद्धांत अर्थात इतिहास दोहराता है। अंडरलाइन करो, इतिहास दोहराता है, यानी वह प्रिंस को हिदायत देता है कि प्रिंस या ना समझे कि मानव स्वभाव में परिवर्तन की गुंजाइश है। ठीक है, इसका मतलब है, इसका मतलब है अतः हर काल में मनुष्य का स्वभाव समान रहा है।
आगे जाके लोग अच्छे हो जाएंगे ऐसा नहीं, ये वो कहते हैं। फिर वो सेबाइन बोलेगा नैरोली डेटेड, नैरोली लोकेटेड। ठीक है, तो अब वो मानव स्वभाव के बारे में क्या स्टेटमेंट देता है वो लिखते हैं। लिखो, मैकियावेली ने मानव स्वभाव के बारे में कहा है कि मनुष्य स्वभाव से ऐसे 1 2 3 4 करके लिखो, जिससे उसका उसका मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखो। मनुष्य स्वभाव से, फर्स्ट लिखो, आत्म केंद्रित है। 2 3 लाइन छोड़ देना जिससे यही व्याख्या हो जाए। सेकंड पॉइंट लिखो, देखो डरपोक है। कृतज्ञ है, अनग्रेटफुल। ठीक है, और मतलब फिकल माइंडेड है, यानी कि उसका जो दिमाग है वो अस्थिर। देखो, अस्थिर प्रकृति का है। नेक्स्ट लिखो, लोभी है। ठीक है, अब इसी में पहले नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। लिखो, मानव स्वभाव की यह विशिष्टताएं सार्वभौमिक और सार्वकालिक रही हैं। तो सबसे पहला है आत्म केंद्रित है, सेल्फिश है। तो इससे प्रिंस को क्या करना होगा, प्रिंस को क्या समझना होगा। ठीक है, तो इसमें लिखो, आत्म केंद्रित है अर्थात स्वयं के हित को प्राथमिकता देता है, यानी कि किसी भी मनुष्य पर स्थायी रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता। लिखो, वह प्रिंस का साथ तब तक ही देगा जब तक प्रिंस से स्वार्थ सिद्धि हो रही हो। यानी अपने साथ रखने के लिए यह, मतलब प्रिंस को ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा, यह स्थापित करना होगा कि प्रिंस ही उसके स्वार्थ को सर्वाधिक रूप में पूरा कर सकता है।
उसके मैन के मूल नेचर में है स्वार्थ। ठीक है, तो अगर आपको अपने साथ लोग चाहिए तो आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि तुम्हारे स्वार्थ को हमसे अच्छा कोई पूरा नहीं कर सकता, और कभी उसका स्वार्थ पूरा ना करो, क्योंकि स्वार्थ पूरा कर दोगे तो वो चला जाएगा, तो उसको लटका के रखो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा साथ करते रहो, सारा एक साथ नहीं। ठीक है, अब कृतज्ञ वाले में लिखो, पहले भी लिखते हैं, पहले कृतज्ञ वाले में लिखो। लिखो, चूंकि मनुष्य स्वार्थी है, अतः भले ही प्रिंस ने उसका स्वार्थ पूरा किया हो, उससे कृतज्ञता की आशा करना मूर्खता होगी। लिखो, मनुष्य किए गए उपकारों को बड़ी आसानी से भूल जाता है। नेक्स्ट ऑफ फिकल माइंडेड, उसका क्या बताया था मैंने? हाँ, अस्थिर। लिखो, चूंकि मनुष्य अहमवादी है, कृतज्ञ है, अतः अस्थिर प्रवृत्ति का है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वह आसानी से पाले बदल सकता है। उसका अहमवादी और उसका स्वार्थी, सॉरी, अहमवादी और कृतज्ञ स्वभाव उसको अस्थिर बनाता है, अर्थात अमुक व्यक्ति प्रिंस का सदैव साथ देगा, प्रिंस का सदैव साथ देगा, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अनेक उदाहरण ले सकते हैं, शिंदे जी और ये सब, कोई किसी का नहीं, सब अपने। ठीक है, मुझे बोलना चाहिए, कोई किसी का नहीं, सब अपने। तो ये है, तो अब इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, इस चीज को मैनेज करने की जरूरत है कि इसको हम कैसे करें। तो प्रिंस, सब कुछ नेगेटिव है, लोग सही नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिंस जो है वो अपने हित में कुछ कार्य कर सकता है। तो अब प्रिंस के हित में क्या जाता है,
वो है मनुष्य जो है वो डरपोक है। ठीक है, यानी कि डर से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हॉब्स भी बोलेगा फियर इज द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। तो आपको अगर किसी पर रूल करना है तो उसके ऊपर डर बैठाना होगा कि प्रिंस है तो उसके पास सुख है, लेकिन प्रिंस गया तो और कोई उसको सुरक्षा नहीं दे सकता है। तो व्यक्ति के स्वभाव में डर है। ठीक है, डर का मतलब है असुरक्षित होता है आम व्यक्ति। तो उसकी कमजोरियों को आप अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। तो उसकी पहली कमजोरी है असुरक्षा। तो आपको उनको यह पूरी तरीके से इस्टेब्लिश कर देना होगा कि कोई अन्य व्यक्ति उनको सुरक्षित नहीं कर सकता है, केवल प्रिंस के अंदर ही यह क्षमता है। यानी कि जब तक प्रिंस सुरक्षा और इन चीजों को इस्टेब्लिश कर रखा है तब तक उसके स्थायी होने की संभावना बढ़ती है। ठीक है, कुल मिला के आप देखिए कि जो पूंजीवादी हैं वो प्रिंस से क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे हित को हम देखेंगे, सब अपने अपने हित को देख रहे हैं, तो आप क्या करो, आपसे हमें क्या आशा है कि आप सुरक्षा की स्थापना करें। तो राजा की शक्ति का आधार है लोगों को असुरक्षा के बारे में बताना। पहली चीज कि हम नहीं होंगे तो चीन पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा। और दूसरा, पहले असुरक्षित करो, फिर बताओ कि तुम सुरक्षा तुम ही दे सकते हो। ठीक है, तो ये उसका मतलब है। तो हमने क्या लिखा है, मनुष्य स्वभाव से डरपोक है। लिखो चूंकि मनुष्य के स्वभाव में असुरक्षा एक प्रभावी प्रवृत्ति है, प्रिंस इस प्रवृत्ति को अपने हित में प्रयोग कर सकता है। देखो, जब तक लोग यह मानते रहेंगे कि केवल प्रिंस ही उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकता है, प्रिंस का शासन चलता रहेगा। पहले असुरक्षित कीजिए फिर सुरक्षा दीजिए। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट है लोभी। ठीक है, तो अब ये भी क्या पूंजीवादी प्रवृत्ति को दिखाता है, प्रॉफिट सीकिंग है, लोभी है। लिखो राइट, लिखो पूंजीवादी, इसका लिखो पूंजीवादी चिंतन को दिखाते हुए मैकियावेली ने बताया है कि मनुष्य में अत्यधिक लोभ भावना है।
वह अधिक से अधिक संपत्ति संग्रहित करना चाहता है। अब लिखो, संपत्ति का प्रेम इतना अधिक है कि मनुष्य अपने पिता की मृत्यु को आसानी से भूल सकता है। पर संपत्ति की हानि कभी नहीं भूल पाता। ठीक है, देखो, इसी कारण एक समझदार प्रिंस निम्न नीतियों का पालन करेगा। पहला, अपने राज्य में रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक संपत्ति के अर्जन की अवसर प्रदान करेगा। ये कैसे करेगा? युद्ध के द्वारा, साम्राज्यवादी नीतियों के द्वारा, अधिक से अधिक रिसोर्सेस। क्या ये सब कैपिटलिज्म को शो कर रहे हैं कि भाई जो स्टेट है वो युद्ध करने पूंजीपतियों के हित के लिए जाती? अमेरिका को क्या करना है अफगानिस्तान में या इराक में? आया समझ में? तो इसी को बता रहा है। तो आपको लोगों के आर्थिक लाभ को बढ़ाने के लिए युद्ध तक करना होगा और उससे आप अपनी राज्य को स्थापित करेंगे। पहली चीज। सेकंड चीज लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड क्या नीति है? लिखो, एक समझदार प्रिंस किसी व्यक्ति की संपत्ति छीनने की तुलना में उस व्यक्ति के जीवन को छीनना बेहतर समझेगा। तो इंग्लिश में बोलते हैं इट इज बेटर टू कॉन्फिस्केट, नहीं एग्जीक्यूट, देन कॉन्फिस्केट। यदि किसी को सजा देनी है तो उसको मार दो, ठीक है, उसकी संपत्ति नहीं छीनो, क्योंकि उसको मार दोगे थोड़े दिन बाद व्यक्ति पिता की मृत्यु भूल जाएगा। लेकिन अगर उसकी संपत्ति ली गई तो वंश दर वंश वो राइवलरी चलती रहेगी। ठीक है, तो क्या निर्णय लेना है? अगर किसी से आप नाराज हैं, उसको सजा देना चाहते हैं, सजा डायरेक्टली दफा 302 ताजीराते हिंद लगाइए, प्रॉपर्टी मत लीजिए, उससे फिर वो राइवलरी जन्म जन्मांतर की हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरी सलाह लिखो।
लिखो पुरुष अपनी स्त्री को लेकर, मतलब पहले वुमेन को प्रॉपर्टी माना जाता था, और प्रॉपर्टी मतलब जिसपे आपका एकाधिकार हो। ठीक है, लिखो पुरुष अपनी स्त्री को लेकर अत्यंत संवेदनशील होते हैं। तो प्रॉपर्टी केवल ये वाली प्रॉपर्टी नहीं, महिला भी संवेदनशील होते हैं, या पजेसिव। पजेसिव को क्या कहते हैं हिंदी में? आप किसी चीज को लेके पजेसिव होते हैं कि ये हमें हमें हमारा है। तो संवेदनशील मैंने बोल दिया, पजेसिव ऐसे इंग्लिश में लिख लो, POSS। प्रॉपर्टी को आप पजेस करना चाहते हैं, जिस पर आप अधिकार चाहते हैं। ठीक है, पजेसिव, POSSESSIVE, पजेसिव होते हैं। अतः समझदार प्रिंस कभी भी प्रजाजनों की स्त्रियों को या पत्नी को छूने का प्रयास नहीं करता। तो संपत्ति को दो ढंग से उसने समझाया है कि डोंट टच द वुमेन ऑफ योर सिटीजन्स। तो महिला, जैसे अब रावण है, तो रावण ने अपना अंत बुलाया क्योंकि सीता को हरण करके ले गया है। वो एक किसी भी पुरुष के लिए बहुत आत्मसम्मान का विषय हो जाता है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि भाई तुम अपनी शादी करो, अपनी पत्नी के साथ सुख रखो, दूसरे की पत्नी पे नजर, दूसरे की पत्नी पे नजर नहीं, और दूसरे की संपत्ति पे नजर नहीं। ऐसा सब करोगे तो तुम्हारा जीवन जो है बेहतर चलता रहेगा। ठीक है, तो अब तुम कहोगे फिर प्रिंस क्यों बने? अगर ऐसे ही रहना है तो प्रिंस बन के कोई क्या करेगा? ठीक है, अब ये तुम्हारा समस्या है, इसका हमारे पास समाधान नहीं। लोग यही सोचते हैं, ठीक है, कि ये सब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो हम प्रिंस काहे के। तो वो वाला प्रिंस नहीं, ये प्रिंस सैक्रिफाइस वाला प्रिंस। ठीक है, तो ये उसने मानव स्वभाव बताया है और प्रिंस को क्या क्या करना है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं विश्लेषण। तार्किक क्षमता नहीं, मतलब बता रहा है ना, जैसे आपके अंदर तर्क है, लेकिन तर्क को एक डायरेक्शन देनी पड़ती है। शिक्षक की भूमिका होती है, जब हम तुम्हें इस बात का आभास कराएंगे तब तुम सोचोगे। ठीक है, तो वो मतलब उसको बता रहा है ऐसे ऐसे सोचना है, फिर प्रिंस अपना दिमाग लगाएगा ना। तो शिक्षक की तो भूमिका रहेगी ना हमेशा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि प्रिंस को अकल नहीं है, लेकिन प्रिंस को एक दिशा निर्देश देना, मतलब शिक्षक की भूमिका क्या है, एक सारथी के समान, कि आपको सही दिशा में ले जाए वो व्यक्ति। तो इसीलिए कृष्ण हमारे सामने एक सारथी के रूप में आते हैं। अर्जुन को क्या पता नहीं, लेकिन डायरेक्शन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो उपदेश दे रहे हैं, तो अर्जुन को दे रहे हैं, यानी कि ये बताया जा रहा है कि शिक्षक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो एक सारथी के रूप में होता है, आपकी नैया पार कराता है। तो वो चाहिए होता है। तो आप जैसे
प्रथम शिक्षक के रूप में आपकी माता होती है जो आपका हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। तो ऐसे ही शिक्षक का कार्य क्या है, एक सारथी के रूप में। तो ये नहीं है कि वो प्रिंस की अकल पे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। प्रिंस का स्वार्थ क्या है? प्रिंस का स्वार्थ है प्रिंस बने रहना। तो प्रिंस कैसे बने रहेगा ये सीख के, ठीक है। और प्रिंस का स्वार्थ है राज्य, क्योंकि वो तो राज्य का प्रिंस है, राज्य नहीं तो प्रिंस कहाँ के बनोगे। तो प्रिंस का ही स्वार्थ जो है राष्ट्र हित ही राजा का हित है। हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग, क्योंकि राज्य नहीं तो राजा नहीं, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसकी एनालिसिस करने में। अब इसकी करिए विश्लेषण। तो विश्लेषण में पहला लिखो पॉइंट। पहला तो वही है कि मैकियावेली सार्वभौमिक अहमवाद के सिद्धांत को स्थापित करता है। पॉइंट नंबर 2, जिस रूप में वह मानव स्वभाव का विश्लेषण करता है, वह उभरते हुए पूंजीवादी वर्ग के स्वभाव और आकांक्षाओं को दर्शाता है। अब इसकी आलोचना फिर वही है, सेबाइन, ठीक है। और फिर उसकी समालोचना कर दो कि जो सेबाइन है, सेबाइन कहेगा कि वो इटली में था इसलिए उसको ऐसा लगा, नैरोली डेटेड है, नैरोली लोकेटेड है। और हम लोग ये कहेंगे कि भले वो पूरा सत्य नहीं बता रहा, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते, ठीक है।